तो मुझे कई बार लगता है कि यार कोई यूरोप का बंदा कोई राजस्थान का मैप देखे, वो कहते हाउ मेनी सिटीज, यहां आके देखे तब उसको बता चले भाई रे जयपुर ऐसे नहीं है, जयपुर राजा ने बसाया। ये एक मैप है, इस मैप के 9 भाग है। कितने भाग है? पहले बाकायदा मैप बनाया, दुनिया के 2 शहरों के मैप मंगाए हमने, चाइना का कैंटन, इराक का बगदाद, उनके मैप मंगाए। पुर्तगाल से ज्योतिषी बुलवाए हमने कि तुम बताओ यार टाउन प्लानिंग क्या होनी चाहिए। पुर्तगाल से लोग बुलाए, चीन से वो मैप मंगवाए, इराक से मैप मंगवाए। फिर हमने तय किया कि बीच में राजा का महल बनेगा, यहाँ पर गोविंद जी का मंदिर बनेगा, यहाँ पे छोटी चौपड़ होगा, यहाँ पे बड़ी चौपड़ होगा, यहाँ पे गणगौरी बाजार होगा, यहाँ पे माणक चौक होगा, यहाँ पर जोहरी बाजार होगा। सब कुछ प्लान किया हमने। फिर हमने साथ में बताया भाई यहाँ घर बनने चाहिए, इसलिए मकान भी एक लाइन में है। हमने कहा कि सारी की सारी सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटनी चाहिए, इसलिए एकमात्र भारत में जयपुर है जिसमें रोड ब्लॉक नहीं हो रही। अंग्रेजों के बसाए हुए शहर छोड़ दो, उससे पहले भारत में जो भी शहर अंग्रेजों के बाद के शहर है, आप ऐसा कई बार देखते हैं कि मैं ऐसे बीकानेर का हूं, तो कई बार बीकानेर के अंदर कहीं पर जा रहे हैं और अचानक आप गाड़ी लेके घुस गए। अब तो गूगल आ गए तो अपने को पता चलता है, पहले नहीं थे तो आप गाड़ी लेके घुस जाते, फिर ये तो रोड तो ब्लॉक है, तो गली बंद होगी है ना। तो आगे किसी पूछते हैं कि भाई हमें वहां फलानी जगह जाना, तो वो कहता 3 गली छोड़ के आगे चौराहा है, वहां से मुड़ जाना तब मुझे। जयपुर की सिंगल गली बंद नहीं होती, सारी की सारी सड़कें जाके 90 डिग्री के एंगल पर काट देती है, सारी की सारी सड़कें जाके मेन रोड पे जाके मिल जाती है। ऐसा या तो सिंधु घाटी सभ्यता में था या जयपुर। ऐसे थोड़ी वहां इतने इंटेलिजेंट आदमी बैठे थे तो उन्होंने कुछ तो सोच के बनाया होगा कि जब सारे सारे के सारे कह रहे हैं। मैं आप भी लोग जब चंडीगढ़ की तारीफें करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि चंडीगढ़ है ना 1955 में बसाया हुआ है। कब बसाया हुआ है? तब तक तो टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1727 में ऐसा शहर बसाना बहुत बड़ी बात है। सवाई जयसिंह यदि आज के टाइम में जिंदा होता ना, उसको नोबेल मिलते इस बात के उसने टाउन प्लानिंग का शहर बसा दिया। टाउन प्लानिंग के शहर नहीं थे भारत के अंदर, टाउन प्लानिंग का पहला शहर ही भारत के अंदर कोई बनाया तो कौन सा बना था? इसमें निश्चय किया गया कि एग्जैक्टली कहां पर क्या बनाना है पहले से तय कर लिया जाए, ताकि उसमें बाद में कोई भी कांट सांट। मैप, मैं कहता हूं आज भी अपने घर बनाते हैं गांव के अंदर तो अभी तक मैप वाला सिस्टम नहीं है, राजा पूरा शहर मैप से बना के गया। तो सवाई जयसिंह भी तो मुझे रस्क होता है, मुझे कोई इंडिविजुअली पूछे कि मुझे राजस्थान के राजाओं में सबसे अच्छा राजा कौन सा लगता है, सवाई जयसिंह। यार वो जयपुर जैसा शहर देखे गया। आप कभी नोटिस करना राजस्थान में जितने राजाओं की मूर्तियां देखेंगे ना आप, वो घोड़े पर बैठे हुए, उनके हाथों में तलवारें हैं, है ना। राजा महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे तलवार है, राजा सूरजमल है, सबको तलवार, भाले पृथ्वीराज चौहान है, अमर सिंह राठौड़ है, दुर्गादास है, सबकी वैसे मूर्तियां मिलेगी। आप स्टेचू सर्किल जाइए, सवाई जयसिंह के हाथ में किस किताब है? पुस्तक है। उन दिनों यार वो मैथमेटिक्स की किताबें लिख रहा था, मैथमेटिक्स 1727 में। उसने लोगोरिथम का संस्कृत में अनुवाद करवा दिया था, उसने उक्कर का संस्कृत में अनुवाद करवा दिया था। भारत में सती प्रथा पे रोक लगी 1829, उस आदमी ने लगाई है 1729। भारत के अंदर विधवा विवाह चालू है 1856, उसने शुरू किया 1727 के आसपास। भारत में बाल विवाह पर रोक लगी है 1929, उस आदमी ने 1700 के आसपास में बाल विवाह बंद कर दिए थे। उस आदमी ने तब जयपुर में इंटरकास्ट मैरिज करवा दी थी, जो भारत में अब भी नहीं हो रही। यार कितना मॉडर्न, कितना विजनरी, कितना आगे का सोचने वाला राजा था। सवाई जयसिंह तो होड़ ही नहीं हो यार, इतना इंटेलिजेंट। उसने केवल इस बात के लिए विदेश में लोग भेज दिए थे कि विदेश की साइंस की किताबें लेकर उनका ट्रांसलेशन करवाएंगे। इसलिए मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ की ड्यूटी यही थी कि विदेश जाओ और जितनी साइंस की किताबें हो वो लेके उनका अपना ट्रांसलेशन करवा लेंगे। पंडित जगन्नाथ उन दिनों में साइंस की किताबें लेके आ गया। और मत कहता हूं सवाई जयसिंह को कभी देखना हो क्या चीज था तो जंतर मंतर देखिए, है ना। जंतर मंतर में 19 मशीनें रखी हुई है। कोई माइका लाल सिंगल मशीन के बारे में बता देगी क्या है? उस आदमी ने आज से 300 साल पहले बता दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे देखते हैं, दूरबीन है। आज भी अपने गांव में पूछ लेना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो पंडित जी कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ गए इसलिए होता है। तो पंडित जी धरती के पाप कम करने के लिए क्या करें, तो कहते दान दो। तो दान पंडित जी किसको दे? पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना। मैं कहता हूं आपकी घड़ी में इस टाइम हो रहा 10:24। ये 10:24 जयपुर का टाइम नहीं, इलाहाबाद का टाइम है। कहां का टाइम है? 82.5 डिग्री रेखा जो है इलाहाबाद के पास से निकलती है। हमने इलाहाबाद के टाइम को पूरे भारत का टाइम बना रखा है कि जो टाइम इलाहाबाद का वही पूरा किसका मान लिया जाए, भारत का। इसलिए बेचारे असम वाले आज भी रोते हैं क्योंकि उनके सुबह 4 बजे दिन उग जाता है। आपके 6 बज रहे होते हैं, उनके 4 बज रहे होते हैं। उनके शाम को 4 बजे, आपके जब 4 बजे, उनके 4 बजे दिन छिप जाता है। इसलिए उनको 4 बजे लाइट्स ऑन करनी पड़ जाती है।
उनके दफ्तरों के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है बाद में। तो अभी भी कहते हैं हमारा टाइम जोन अलग होना चाहिए। हमें इलाहाबाद वाले टाइम में क्यों रख रखा है? राजा ने 1727 में जयपुर के टाइम के लिए घड़ी लगा दी थी। जयपुर में एग्जैक्ट टाइम क्या होगा घड़ी बता देगी। उस समय की सूर्य घड़ी है, उस समय की जल घड़ी है। उस समय वो गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब, अक्षांश, देशांतर सारे यंत्र हैं। और एक नहीं, भारत में 5 जगह जंतर मंत्र बना गया। दिल्ली में उसका जंतर मंत्र है, मथुरा में उसका जंतर मंत्र है, बनारस में उसका जंतर मंत्र है, उज्जैन में उसका जंतर मंत्र है, जयपुर सबसे बड़ा जयपुर वाला बनाया क्योंकि उसकी जयपुर क्या थी? ये ताजमहल के आसपास वाली तो जमीन इनकी थी। ये जयसिंहपुरा है, मिर्जा राजा जयसिंह का इलाका था इसलिए जयसिंहपुरा है। इन्होंने बेचा तो उसके बाद में यहां पर ताजमहल बनाया गया। आज भी ताजमहल के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके पट्टे पे लिखा हुआ है जयसिंहपुरा। ये जमीन जयपुर के राजा थी, जयसिंहपुरा था। आज भी दिल्ली में एक बंगला है, मिर्जा साहिब गुरुद्वारा, सॉरी मिर्जा साहब क्या, बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा मिर्जा राजा जयसिंह का बंगला था। गुरुजी आए थे, सिखों के गुरुजी हरकिशन जी, उनको यहाँ पे रोका गया था। रोकने के बाद उसने गिफ्ट दे दिया। उसने कहा भाई यहाँ पे गुरुजी बिराजेंगे। अब गुरुजी बिराजते थे, बंगले में गुरुद्वारा बना, इसलिए नाम क्या है? इसलिए दिल्ली में इनकी जमीनें थी इसलिए दिल्ली में भी जंतर मंत्र बने, उज्जैन में जंतर मंत्र बनाया, मथुरा में जंतर मंत्र बनाया, काशी में जंतर मंत्र बनाया, अपने बड़ा बनाया। अपने को तो ये भी नहीं पता कि इसका नाम जंतर मंत्र क्यों रखा हुआ है। ये जंतर मंत्र नहीं है, ये यंत्र मंत्र है। अपने राजस्थान वालों से ये बोला नहीं जाता, इसलिए अपने जंतर 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 करना शुरू किया। यंत्र का मतलब होता मशीन, मंत्र का मतलब गिनती, गणना, काउंटिंग मशीन। क्या काउंटिंग करना? टाइम। क्या काउंटिंग करना? वायुदाब। क्या काउंटिंग करना? ग्रहों की नक्षत्र, क्या वो ग्रहों की स्थिति। क्या काउंटिंग करना? नक्षत्रों की स्थिति। उस राजा को जब ग्रह नक्षत्रों पर उसने पूरी बुक लिखी है कि कौन सा नक्षत्र कौन सी घड़ी में कहां चला जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जयसिंहकारी का पूरा ग्रंथ लिख के गया। उसने पंडित जगन्नाथ से 2 शानदार किताबें लिखवा दी थी, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तो उस राजा को मैथमेटिक्स का इतना शानदार ज्ञान था, ट्रिग्नोमेट्री का, उसने शहर बसाया तो पूरे में ट्रिग्नोमेट्री है। कितने डिग्री एंगल पर ढलान हो, कितने डिग्री एंगल पर सड़कें काटे, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी सड़कें हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं पहुंचे। शहर में इतनी प्लानिंग कौन करता है यार? लोग घरों में प्लानिंग नहीं करते। मैं कहता हूं अच्छे से अच्छे इंटीरियर से अपने घर बनवा लेते हैं, उसके बावजूद पानी रुकता है छत पे। बरसात के टाइम में वाइपर लगे लगे रहते हैं, है ना। एक सिंगल बाथरूम अपना ऐसा नहीं जिसमें नहाने के बाद पानी पूरा निकल जाए, वाइपर लगे उसमें लगे रहते हैं। होना चाहिए ढलान है तो पानी जाए, पानी रुक कैसा गया? क्योंकि अपने वाले अभी भी किसी भी मिस्त्री से ढलान नहीं बन पा रही है। सब जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, वो कहते हैं आप थोड़ा बहुत तो रह जाता है, ये तो देखो करना ही पड़ता। कैसे रह जाता है यार? पानी कैसे निकल रहा? पुराना शहर है, पुराना बसा हुआ शहर है। मैं कहता हूं बाहर वाला जो जयपुर है जिसमें हम बैठे हैं, जो सरकार ने बनाया है, इसमें फिर भी पानी रुकता है, इसमें अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, अंदर नहीं है। तो बीकानेर की बात करें, बीकानेर में बरसात के दिनों में गिनानी वाले तो बापड़े मर जाते हैं, सारे घरों में पानी घुस जाता है। और इसमें बीकानेर के कोई दोष भी नहीं, शहर बसा हुआ आज के 600 साल पहले, 600 साल पहले स्थितियां अलग थी। तो उस समय वो बना लिया, वैसे घर बनाए, वैसे मकान बनाए, तो पूरा का पूरा गिनानी वाला इलाका जलमग्न हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग थी नहीं, टाउन की प्लानिंग नहीं थी, तो जहां पर हमने जैसे घर आए वैसे बना लिए, यहाँ प्लानिंग के तहत बनाया, सब ठीक। भाई जयपुर के राजा का यह कहना था लावा, टोंक, किशनगढ़, करौली ये सारे मेरे को दे दो। जयपुर का राजा कहना था मेरी जनसंख्या 10 लाख है, इनकम 1 करोड़ है, ये बीच बीच वाले मेरे को दे दो और एक नया राज्य बना लेते हैं जयपुर। बाकी ने तो हाँ भरी नहीं, लावा ठिकाने वाले पहले कहा ठीक है हमें मिला लो। तो लावा ठिकाना पहले किसमें मिला लिया गया था? जयपुर। कब मिला लिया गया था? 19 जुलाई 1938। पहले बड़ी बात है। अच्छा पहले जब राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह। किसको बनाया गया? तब सवाई मानसिंह को कहा गया था कि आज जीवन राज प्रमुख हो। आप कैसे राज प्रमुख हो? आजीवन, जब तक आप जिंदा हो राज प्रमुख आप ही हो, आपके अलावा किसी को बनाएंगे? जयपुर वाले शामिल ही तब हुए थे जब इनको कहा था राज प्रमुख भी आप और प्रधानमंत्री भी आप और राजधानी भी आप, तो इनको कहा गया आजीवन रहोगे भाई साहब। हालांकि मान सिंह मरे थे 1970। कब मरे थे? लेकिन पहले बीच के अंदर ही कह दिया गया कि टाटा बाय बाय, 56 में कह दिया घर जाओ। तो मान सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा और नेहरू जी को पूछा भाई नेहरू जी संविधान में जब लिख के दिया था कि मैं आजीवन हूं, फिर 7 साल बाद में कैसे हटा दिया? 49 में तो आपने मेरे को बनाया और 56 में आप कह रहे हो कहां जाओ, घर जाओ। तो नेहरू जी का एक सिंगल लाइन का रिप्लाई है, नेहरू जी ने कहा संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता। संविधान कभी पत्थर होता ना, उसमें चेंज नहीं आते। बाटा बाटा ही पड़ा रहता, 1000 2000 5000 साल तक बाटा ही पड़ा रहेगा। चेंज बहुत धीमे धीमे कभी जाके आएंगे, लेकिन संविधान में चेंज आएंगे, समय अनुकूल चेंज किए जाएंगे, देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंज किए जाएंगे। जब 1950 में संविधान बनाया तब परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां, इसलिए हम बाकायदा चेंज करेंगे। तब हमें लगता था राज प्रमुख होने चाहिए, अब हमें लगता है राज प्रमुख होने, तब लगा तो हमने आपको बना दिया, अब लगा तो आपको हटा दिया। संविधान में संशोधन करके हटाया बाकायदा हमने। पहले संविधान में लिखा था राज प्रमुख आजीवन होगा, अब हम लिख दिया राज प्रमुख नाम की कोई चीज ही
और अब राज प्रमुख की जगह क्या बनाए जाएंगे? उस आदमी का। वेरी गुड, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं सर। हालांकि बाद में मान सिंह जी को वापस यूं राजी किया गया और मान सिंह जी को स्पेन का राजदूत बना दिया था। कहां का राजदूत बना दिया? स्पेन भेज दिया था कि भारत सरकार की तरफ से आप कहां पे जाके काम करो? स्पेन। कि आप विदेश में रहे हुए हो तो विदेशियों के, आपके अलग अलग देशों के साथ में संबंध भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी है, इंग्लिश भी अच्छी आती है, इसलिए स्पेन चले जाओ, वहां राजदूत बन जाओ। तो राजा वहां चले गए। कुल मिला के राजा महाराजाओं का जो राज प्रमुख वाला रोल था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था। पर राजाओं को अभी भी एक चीज मिल रही थी, प्रिवी पर्स। क्या मिल रहे थे? प्रिवी पर्स मिल रहे थे। प्रिवी पर्स मिल रहे थे राजाओं को। अब बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। कौन बनी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी, मैंने बताया था कि पहले तो के कामराज ने बना दी थी, उसको बिठा दी, लेकिन 67 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई। इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई। इधर राष्ट्रपति भी इंदिरा गांधी ने अपने तरीके का बना लिया। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। सब खाते में कितने रुपए दूंगी? ये डायलॉग इंदिरा गांधी का, मोदी जी का तो कॉपी किया हुआ है। भाई ने तो कॉपी मारा था उधर से, मित्रों सबको कितने रुपए दूंगा। तो अपने को हमेशा लगता है कि 15 लाख तो अपने सेव पड़े। मोदी जी का कहा, जबान दिया आदमी ने, आज नहीं तो कल अपने खातों में आए। कितने? तो आप गरीब नहीं हो, आपके पास ऑलरेडी कितने रुपए पड़े हैं? वो तो खाते में है, आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, दे ही देंगे। प्रधानमंत्री खा के थोड़ी भागेगा पैसे, है ना। ये बात पहले किसने कही थी? इंदिरा गांधी। तो लोगों ने कहा मैडम पैसे आएंगे कहां से? मैडम ने कहा कि चिंता मत करो, पैसे वालों के छीन छीन के मैं गरीबों को दे दूंगी। और मैडम ने एक दिन एक ऑर्डर जारी किया कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 14 बड़े बैंकों का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन किया जाता है। मतलब समझे इसका? इसका मतलब यह था कि पीएनबी के मालिक को बुलाया इंदिरा गांधी ने। पीएनबी के मालिक शाम को घर आया, उसको कहा ये 200 करोड़ का चेक पकड़, रवाना बैंक हमारी है। उसने कहा मैडम पर बैंक में मेरे 500 करोड़ रुपए के। थप्पड़ मारेंगे, है 5 करोड़, भाग यहां से। प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया। प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया? और इंदिरा गांधी ने कहा ये लो मित्रों, अब तुम्हारा धन है, ये सरकार का धन तुम्हारा है, तुम्हारे खाते में तुम खर्च कर दोगे, मैं ही रख लेती हूँ। पर बैंक में पड़ा, सरकार के पास पड़ा, तुम्हारा है, जनता का है, मैं खुद तो लेके नहीं जाऊंगी, जनता का पैसा। पहले ये पीएनबी वाला खा रहा था मालिक, अब तुम्हारा है। लोग उनका यह 15 लाख तो सेव पड़े हैं उधर, अपने एफडी कर दी हमने उसकी। इंदिरा गांधी ने कहा और पता लगाओ और किस किस के पास रुपए हैं, और कहा साहब राजाओं को मिलती है पेंशन। क्या मिलती है? और इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा किया? और इंदिरा गांधी का प्रीव्यू पर्स समाप्त। राजाओं को किसी भी प्रकार के प्रीव्यू पर्स मिलेंगे नहीं। जब प्रीव्यू पर्स बंद किए ना, तो राजाओं ने कहा ये गलत है। जब वल्लभ भाई पटेल ने हमसे साइन करवाए थे, तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं ये प्रॉमिस हमेशा निभाए जाएंगे। और 2 प्रॉमिस किए थे, एक तो तुम्हें राज प्रमुख के पद मिलेंगे, एक तुम्हें क्या मिलेगी? पेंशन। चलो पद तो हम ही समझ गए, इस पद का कोई मतलब तो था नहीं। डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री का रोल होता है, राज्यपाल राज प्रमुख का कोई भी रोल, तो इसलिए हमने छोड़ भी दिए। पर ये पेंशन कैसे ले सकते हो आप? और ये पेंशन आपने हमें इसलिए दी थी क्योंकि हमने आपको हमारी संपत्ति दी थी। हमने एसएमएस का स्टेडियम आपको दे दिया, एसएमएस का हॉस्पिटल आपको दे दिया, और हमने जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपने पुराने जो भी हॉस्पिटल्स बने हुए वो सारे राजाओं के टाइम के, तो राजाओं ने बनाए थे। राजाओं ने कहा भाई हमने आपको बिल्डिंग दी थी, वरना उस टाइम हम बिल्डिंग अपने नाम करवा जाते, हम आपको नहीं देते, और ये आपने गलत किया। इंदिरा गांधी ने कहा कर दिया तो कर दिया, जो तुम्हें करना हो वो कर लो। तो राजाओं ने सरकार के खिलाफ मुकदमे कर दिए, कोर्ट में चले गए राजा, और कहा कि सरकार हमारी संपत्ति खा गई। इसलिए खूब सारे राजा सरकार से अपनी संपत्तियां वापस जीत गए। इसलिए 4-5 साल पहले जोधपुर के राजा ने हाईकोर्ट की बिल्डिंग राजस्थान सरकार से वापस ले ली। कहा जिसमें हाईकोर्ट चलता नहीं है, बिल्डिंग मेरी है, मैंने इसलिए दी थी कि साहब ये था, आपने ये बंद किया, मुझे हाईकोर्ट की बिल्डिंग वापस दो। राजा केस जीत गया, इसलिए आजकल राजस्थान सरकार अपना नया हाईकोर्ट बना रही है। राजा ने कहा ये बिल्डिंग मुझे वापस चाहिए। तुम क्या करोगे? काम मैं भले इसमें गोरों को बिठा के चाय पिलाऊंगा, लेकिन ये बिल्डिंग तुम्हें दो। अलवर में जो अदालत वाली जमीन थी वो राजा ने जीत ली, वहां से अदालत खाली होगी। ऐसे कई जगह इनके मुकदमे हुए। बाद में भारत सरकार के राजाओं के बीच में लोचे होने शुरू हो गए, लफड़े होने शुरू हो गए। बाद में भारत सरकार ने फिर इनको राजी करने की कोशिश की और इनको वापस कईयों को राजदूत बनाया था, कईयों को राजदूत बनाया, कईयों को राज्यपाल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में भारत सरकार के बीच में इनके बीच में कहीं ना कहीं पंगा हो गया था। मैं जब ये दोनों चीज देखता हूँ ना, राज प्रमुख और ये आपके प्रिवी पर्स, तो मुझे एक राजा बड़ा जोरदार याद आता है। जयपुर में राजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह के बेटे थे भवानी सिंह। क्या नाम था? सवाई मान सिंह बेटे कौन है? भवानी सिंह राजकुमार है, सवाई मान सिंह का बेटा है। भवानी सिंह जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया तब देश में राजतंत्र था। उसके पिता जयपुर नाम के एक देश के राजा थे। उस जयपुर नाम के देश के इंग्लैंड नाम के देश के साथ संधि थी।
जब भवानी सिंह वहां से वापस लौट के आए इंग्लैंड से, तब पता चला कि अब देश में राजतंत्र नहीं है, अब देश में क्या है, लोकतंत्र। और उनके जो पिताजी हैं वो अब राजा नहीं है, उनके पिताजी अब राज प्रमुख है। उनके पिताजी क्या है, अब भवानी सिंह अब राज प्रमुख है, उनके पिताजी, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, इसलिए राजकुमार का तो कोई रोल ही नहीं है। वरना तो पहले यह था कि राजकुमार शासन संभालेगा, तो राजकुमार तो अब का भाई अब क्या करोगे, तो भवानी सिंह ने कहा इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। पहले जब राजा महाराजा थे, पहले राजा थे तो जयपुर की सेना में लड़ने के लिए जाते, अब हमारा देश भारत है तो किसकी सेना में लड़ने के लिए जाएंगे, इसलिए भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। और उनके वो किससे, और इंडियन आर्मी में कभी सैलरी वैलरी और नहीं ली, और हमेशा वो भाई देश के लिए लड़ने के लिए सैलरी किस बात की होती है। पहले जयपुर के लिए लड़ते थे, सैलरी थोड़ी लेते थे, इंडियन आर्मी के लिए लड़ेंगे, यहाँ पे कौन सी सैलरी ली जाती है। अब एक बंदा इंडियन आर्मी के अंदर मेजर है, भवानी सिंह, जो जयपुर का राजा है। भवानी सिंह की सॉरी इनकी मान सिंह की डेथ होती है 1970 में मान सिंह की डेथ है। अगला राजा कौन घोषित किया जाता है, भवानी सिंह। अब भवानी सिंह को एक साथ दो ऑर्डर मिलते हैं। एक ऑर्डर यह है कि आपके प्रिव्यू पर समाप्त किए जाते हैं, एक ऑर्डर यह है कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, हमें बांग्लादेश बनाना है, इसलिए आपको जैसलमेर जाके लड़ना है। कहां जाके लड़ना है, एक आदमी के पास एक ही सरकार के दो पैगाम है। सरकार करिए तुम्हें आज के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सरकार करिए तुम इंडियन आर्मी में मेजर हो इसलिए लड़ने के लिए कहां जाओ, जैसलमेर। उसने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने कहा है प्रीव्यू पर समाप्त समाप्त, सरकार ने कहा लड़ना है, ये धार मैं कर मैं करते हुए लड़ेंगे, इसलिए राजा जाके जैसलमेर वाले बॉर्डर पे बैठ गया। 71 वाले युद्ध के अंदर यूं दिमाग में था इंडियन गवर्नमेंट के कि पाकिस्तान तीन तरफ से हमला करेगा, एक पंजाब की तरफ से, एक बंगाल की तरफ से, एक जैसलमेर की तरफ से। तीन ही बॉर्डर है अपने, तीन बॉर्डर खुल रहे हैं। इसलिए बंगाल की तरफ से तो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बनाना है, वहां तो लड़ाई होगी, और बंगाल का दबाव कम करने के लिए कि इंडियन आर्मी जब बंगाल जाके लड़ेगी तो पाकिस्तान हारेगा, तो पाकिस्तान को लगेगा इंडियन आर्मी की संख्या कम की जाए, इसलिए पाकिस्तान पंजाब साइड से हमला करेगा ताकि आधी सेना किधर लगाई जाए, पंजाब। वो जैसलमेर की तरफ से हमला करेगा ताकि आधी सेना कहां लगाई जाए, जैसलमेर। इसलिए बंगाल पे दबाव कम होगा और वो बांग्लादेश को आजाद होने पर। हमारे पहले प्लानिंग थी, हमने पहले तीनों बाउंड्री एकदम सिक्योर कर रखी थी। पाकिस्तान ने दो तरफ से अटैक मारा, बंगाल पे तो चल ही रहा था, उसने पंजाब की तरफ से अटैक किया, जैसलमेर की तरफ से उसने अटैक किया ही नहीं। तो भवानी सिंह बैठे बैठे परेशान हो गए, इसलिए भवानी सिंह ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। मुझे वो इंडियन आर्मी का फोटो बड़ा शानदार लगता है। एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने के आगे एक जीप खड़ी है, एक इंडियन सोल्जर जीप के ऊपर बैठा बैठा चाय पी रहा है। इधर एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ लाहौर 17 किलोमीटर, हम अंदर तक थे। और भवानी सिंह ने तो इस साइड के अंदर कई बैंकों पे कब्जा किया था, बैंकों पे कब्जा किया। वो किया इधर पाकिस्तान का एक जिला है, मैं इसका नाम भूल रहा, छाछरो, पाकिस्तान का एक जिला है छाछरो, इस पूरे जिले पे कब्जा कर लिया। छाछरो जिला था, छाछरो में पूरे में हमारा कब्जा है, तो छाछरो हमारा है। इवन छाछरो में इंडियन गवर्नमेंट अपना कलेक्टर बिठा दी थी, कैलाशदान उज्जवल हमारे पहले कलेक्टर थे वहां छाछरो के अंदर। 71 के अंदर हम एक पूरा डिस्ट्रिक्ट कब्जे में करते हैं। दिक्कत यह आई कि भवानी सिंह से युद्ध समाप्त होने के बाद पूछा गया कि तुम किससे पूछ के पाकिस्तान में घुसे, उसने कहा पूछना किससे, तुम यार इंडियन आर्मी के मेजर हो, तुम्हारे ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल कई होते हैं, उनसे पूछते। उसने कहा मैं राजा हूं और मैं जा सकता हूं कहीं भी। इसलिए भवानी सिंह जी को बाद में भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने कहा घर जाओ राजा जी, आज आपके जी में बैठे बैठे की पाकिस्तान की तरफ जाना, कभी जी में आ जाएगी दिल्ली में प्रधानमंत्री को उठाते हैं तो तुम यार लफड़ा कर दोगे। इसलिए भवानी सिंह जी को घर भेजा गया और भवानी सिंह जी को मेडल दिया गया, महावीर चक्र। क्या दिया गया, तो मुझे याद है भवानी सिंह जी जब एक्सपायर हुए थे अखबार में आया था नहीं रहे महावीर, ये जिनको महावीर चक्र मिला हुआ था वो अब नहीं रहे। 72 में पाकिस्तान हमसे एक समझौता करता है, शिमला समझौता। कौन सा करता है, शिमला समझौते में पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए आते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो हाथ जोड़ता है, मैडम ये छाछरो वापस दो, मेरी बेइज्जती हो रही है। कि वहां लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया और तुम एक जिले का क्या करोगे, इसलिए इंडिया वालों ने उनको छाछरो वापस दे दिया। लेकिन 76 महीने तक छाछरो हमारा था, छाछरो उनको वापस भी दिया। तो हमारे कलेक्टर साहब की ऑफिस के जो भी लोग वापस आए तो वो नेम प्लेट उतार के लाए जिसमें लिखा होता जिला छाछरो, नीचे लिखा होता भारत सरकार। वो आज भी अपने वॉर म्यूजियम के अंदर रखी हुई, जिससे पता चलता है कि 71 में हमने 6 महीने के लिए सही किस पे कब्जा कर लिया था। वो कब्जा करने वाला अपना कोई बंदा था तो कौन था, आर्मी के रिटायर हो गया, आप घर जाओ। ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी रिटायर हो गए थे। फिर मैंने दिन आपको बताया था कि भारतीय सेना श्रीलंका गई थी और श्रीलंका में हम हार गए थे, मैंने बताया थी लिटे के खिलाफ हमारी पर। जब इंडियन आर्मी का मोरल बहुत डाउन था, इंडियन आर्मी की लिटे के खिलाफ पार नहीं पड़ रही थी बहुत ढंग से वहां पर, और सबसे बड़ी बात हम अपनों से लड़ रहे थे, लिटे वाले हमारे हम अपने, तो वो मामला बहुत गंभीर हो गया था और इंडियन आर्मी बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आर्मी को पूछा अब क्या किया जाए। आर्मी ने कहा साहब एक ऑफिसर उसको वापस बुलाया जाए, वो मोरल अप कर सकता है। इसलिए ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी को इंडियन आर्मी ने दोबारा बुलाया, वो मेजर थे, 16 साल बाद वापस इंडियन आर्मी में गए, इस बार उनको रैंक दी गई ब्रिगेडियर
रिटायर आदमी को वापस बुलाया गया, श्रीलंका भेजा गया, श्रीलंका में वो वापस हालात सामान्य करते हैं, वापस बुलाया जाता है। हालांकि बाद जयपुर से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, तो चुनाव तो बाद में यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन बाद में भवानी सिंह वापस जा गए थे। तो कोई अपना कोई राजा जो बाद में इंडियन आर्मी में इस कदर इन्वॉल्व हो गया था, वो कौन था? कौन था? भवानी। तो 75 में इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी ने वे लोग जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे उन सबको गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस के खिलाफ वो सारे गिरफ्तार किए गए। तो यहां पर भवानी सिंह की जो मां है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गायत्री देवी। राजा मान सिंह की 3 रानियां थी, तो सबसे जो छोटी रानी थी गायत्री देवी थी, भवानी सिंह की सौतेली मां थी, तो गायत्री देवी को गिरफ्तार किया, भवानी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, और भवानी सिंह को गिरफ्तार करके भी जेल में डाल दिया। उस समय इंदिरा गांधी पे 2 दबाव आए, एक तो इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने कहा हमारे इतने ऑनरेबल ऑफिसर को तुम जेल में कैसे डाल सकते हो, तो इसको बाहर निकालो वरना इंडियन आर्मी रिवोल्ट पे आ जाएगी। तो सरकार को डर लगा कि यार आर्मी ऐसी धमकियां कभी नहीं देती, आर्मी धमकियां दे रही है इसका मतलब लफड़ा है कुछ ना कुछ। एक फोन लंदन से आता है, लंदन से एक बंदा फोन करके इनको भारत सरकार को कहता है कि मैंने मिला है इन राजाओं को, मैंने कहा था इन राजाओं को कि तुम इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ और तुम्हें इंडिया में और कुछ मिले ना मिले इज्जत पक्की मिलेगी, और तुम एक राजा को ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो, जेल में कैसे डाल सकते हो। तो बाद में भवानी सिंह बाहर निकाला गया। लंदन से वो बंदा जो फोन कर रहा था उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बंदा है? इस फोन के थोड़े दिनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे स्कॉटलैंड, शायद स्कॉटलैंड के वो कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने माउंटबेटन को एक बम धमाके में उड़ा दिया था। माउंटबेटन अपनी जिंदगी का लास्ट काम यही करके गया था कि भवानी सिंह को जेल से बाहर निकाल के गया था। तो बड़ी वो रोचक कहानी है भवानी सिंह वाले। यार एक बंदे को मैं कहता हूँ आज अपने को कहा जाए, एक तरफ तो कहा जाए कि भाई साहब तेरे को ये सुविधाएं समाप्त की जाती है, और फिर कहा जाए लड़ने जाए, तो एक बार दिमाग कराओ क्यों जाए रे लड़ने, जब तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लड़ूं। और तो आदमी कहने लड़ लेंगे, लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। और 71 का वॉर तो वैसे भी याद रखना, भारत ने आज दिन तक भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध जीता है वो कौन सा जीता है? 70। और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें हमने 93,000 फौजियों को एक साथ सरेंडर करवाया। पाकिस्तान के कितने फौजी एक साथ सरेंडर कर? 93,000 फौजियों ने घुटने टेके, काली गाय है। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तान का 93,000। तो इस बार क्या अपने 2020 वर्ल्ड कप में आपको पता हो तो अपने हारे थे, इंग्लैंड से हारे हम, है ना, इंग्लैंड से हारे। तो हम पाकिस्तान इंग्लैंड में फाइनल हुआ, पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल हुआ, तो हम इंग्लैंड से वो 10 विकेट से हारे थे। इंग्लैंड ने को रन बनाए थे, हमने रन बनाए थे 162 163 या 165 जीते थे, और इंग्लैंड का एक भी आउट नहीं बार वो जीत गए। इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हमको 10 विकेट से हराया था, हमने 152 बनाए थे और बाबर आजम और रिजवान दोनों अकेले 152 बना गए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मति खराब हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कि फाइनल किसके बीच था? पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो उसने लिखा कि फाइनल उन 2 टीमों के बीच में जिन्होंने भारत को 10-10 विकेट से हराया। तो उसने लिखा 165-0 152-0, इनके बीच में क्या होगा? फाइनल। वो टीम जिसका 165 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, वो टीम जिसका 152 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, दोनों भारत को हराती है, उनके बीच में क्या होगा? फाइनल। आपने एक सरदार जी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, शाम को 8 बजे के बाद उन्होंने कोई ट्वीट देखा और जनरल साहब का दिमाग खराब हुआ। जनरल साहब ने उसके नीचे रीट्वीट किया, यस ये जो तुम कह रहे हो ऐसा रिकॉर्ड है, पर मुझे लगता है कि 93,000 ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट पाएगा। 93,000 के कपड़े खुल लिए थे तुम्हारे यहाँ पे, तुम भागे थे यहाँ से चपले हाथ में लेके, ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाथों हाथ अपना ट्वीट डिलीट किया। अरे बेइज्जती करेंगे बेटे, सरदार जी फॉर्म में आए हुए। तो 71 की वॉर में जब हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पंजाब, बंगाल, जैसलमेर। जैसलमेर पे लड़ रहा है जयपुर का राजा भवानी सिंह। बंगाल वाले फ्रंट पर हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल को भेजा हुआ है सगत। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल सगत, जिनके नाम पे जयपुर में चौक है, सगत सिंह चौक। और मेघना नदी है वहां, ढाका के पास में एक नदी पड़ती है मेघना। तो कहा गया था मेघना 10 बजे तक पहुंचना है आपको, और 10 बजे बाद में मैं ऑर्डर दूंगा। ऊपर से जो उनके ऊपर जो अफसर थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। जग्गी की बहुत शानदार फोटो है, जिसमें कभी आपने एक फोटो देखी हो तो इधर जग्गी बैठे हैं अपने, जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हैं, इधर पाकिस्तान का कमांडर बैठा है नियाजी बैठा हुआ है यहाँ पे, और नियाजी साइन कर रहा है कि पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है। तो जो सरेंडर करवा रहे हैं वो अपने जग्गी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा थे। तो जग्गी ने कहा कि भेजा सगत को कि जाओ सगत, और मेघना पर 10 बजे तक सुबह पहुंचना है अपने को। ठीक है, अपने सगत सिंह पहुंच गए मेघना पर 8 बजे। 8 बजे पहुंच गए तो कहा अब क्या करें, 2 घंटे बैठे रहे? कहा ना मेघना क्रॉस करते हैं। तो ये रातों रात वो उसी टाइम 2 घंटे के अंदर अंदर मेघना क्रॉस कर गए, और मेघना क्रॉस करके चले गए ढाका, और ढाका पे कब्जा कर लिया। भाई साहब जिस दिन हमने ढाका पे कब्जा किया था ना, तो बांग्लादेश की ढाका की जो कॉलेज की लड़कियां थी उन्होंने क्या हमारे सैनिकों को पपियां झपियां दी, गले लग रहे थे सारे के सारे। आपने हमें आजाद करवाया, थैंक यू थैंक यू।
और अपने सैनिकों को अजीब लग रहा था, अरे ये क्या चल रहा है हमारे साथ। सगत कब्जा करते हैं, सगत के कब्जा करने के बाद सगत मैसेज करते हैं जग्गी को, और जग्गी कहते हैं कि जग्गी हमने कब्जा कर लिया। और जग्गी ने उधर कहा कि क्यों कर लिया, मैंने जब कहा था कि मेरे कहे बिना नहीं जाना, तुम गए क्यों? तो जब हम 2 घंटे पहले आ गए थे, करते क्या हम? तो कहा वापस जाओ। सगत के उधर से शब्द थे, मैं 2 ही सूरत में वापस जा सकता हूं, या तो मुझे गोली मार दो, या इंदिरा गांधी कह दे तो वापस चला जाऊंगा, प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ जाए तो जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से कहलवा दूंगा। जग्गी ने इधर मैसेज भेजा प्रधानमंत्री के पास, साउथ ब्लॉक दिल्ली का एक मीटिंग चल रही है, मैडम इंदिरा गांधी बैठे हैं, इधर बाबू जगजीवन राम देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं, बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। इंदिरा गांधी कभी हंसते नहीं थे, बहुत यूं वैसे ही खड़ूस टाइप के रहते, और शायद महिला नेता जितनी भी होती है सारी ऐसी होती है। इसका कारण है, इसका कारण ये एकमात्र ये जो तुमने हा किया, कि महिलाओं को लगता है कि यदि वो खड़ूस नहीं भी तो लीचड़ ऐसे करेंगे। इसलिए हर महिला नेता, जितनी महिला नेता, वो बोले वसुंधरा जी देख लो, वो बोले आपके ममता बनर्जी देख लो, वो बोले जयललिता देख लो, वो बोले मायावती ने जब मुख्यमंत्री थे एक भी पुरुष अधिकारी को कभी चेयर पे नहीं बैठने दिया, खड़ा रहे ताकि तेरी औकात पता रहे। मैं कल सिंगल बैठूंगी, बाकी सारे खड़े रहेंगे, क्योंकि महिलाएं जानती है कि पुरुष लिचड़ है, लिचड़ था, लिचड़ तो ये महिला अफसर जो भी होगी वो इस प्रकार करेगी। आप तो खुद जब आरएस बनोगे, यदि आपके ऊपर कोई महिला आईएएस आ गई, वजह आपको एहसास कराएगी कि तुम क्या चीज हो।